बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज भी ईरान के लिए यही पैगाम है कि सरेंडर कर दे। ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करना होगा। नहीं पता ईरान और इसराइल की कशीदगी मजीद कितनी देर चलेगी। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कहा गया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। क्या वो इस धमकी पर अमल करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा तज़किया प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फंस गए। ठीक है, फंस गए और उनके दिल और दिमाग के दरमियान एक शदीद कशमकश जारी है इस वक्त। और ये जो उनका एक ट्वीट है जो 9th अनकंडीशनल सरेंडर, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो गुफ्तगू की है मैं उसे सुन रहा था, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर कर रहा हूँ कि ये अनकंडीशनल सरेंडर से क्या मुराद है। मतलब ये अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब ये है कि गैर मशरूत तौर पे हथियार डाल दिए जाएं या शिकस्त तस्लीम कर ली जाए। अच्छा, अब अनकंडीशनल सरेंडर तो जब 2001 में ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, जिसका अब कहीं तस्करा भी नहीं सुना जाता कि कोई वॉर ऑन टेरर भी थी। मतलब उसको मिटा दिया जाए, जो है ना निसाब की किताबों से, यही गालिबन मगरबी ममालिक में भूल जाएं कि कोई वॉर ऑन टेरर भी थी, क्योंकि आखिर में आपने जाके अहमद शरा को भी गले लगा लिया और तालिबान भी बैठ गए आके। तो वो वॉर ऑन टेरर जो थी उसको भूलना बेहतर है। तो तालिबान ने भी अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया था। तालिबान ने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया था, बल्कि जो तालिबान हैं उनकी तरफ से तो उनको तो ऑफर हुई थी बाकायदा कि हमारा आपसे झगड़ा ही नहीं है। तालिबान को ऑफर ये हुई थी कि हमारा आपसे कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई नज़रियाती मसला है ही नहीं, बस ऐसा है कि आप ज़रा उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें। तो तालिबान की तरफ यानी कोई नज़रियाती इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो तालिबान को उसको उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें तो यहाँ मामला हल हो जाएगा। मतलब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस ये तो यहाँ ये उस ज़माने में जो है वो ये था कि जब यहाँ तक पहुँचा मामला, मैसेज गया उन तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि उसामा बिन लादेन हमारे मेहमान है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 31, ये जो सेकंड स्लाइड है गार्डियन 2001 का। तालिबान विल नॉट सैक्रिफाइस बिन लादेन। तालिबान ने कहा था कि हम बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका और तालिबान का कोई झगड़ा नहीं था। इन्होंने कहा था कि आप हंसी खुशी रहें, बल्कि उससे पहले ये पाइपलाइंस वगैरह के मामलात यहाँ पे चल रहे थे और ये तो अमेरिका बड़ा खुश था तालिबान के साथ। अमेरिका की बड़ी उस वक्त ठीक चल रहा था मामला तालिबान के। ये 9/11 के बाद जो किस्सा शुरू हुआ वो एक अलग किस्सा है। उससे पहले तालिबान के साथ जो है वो बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और मोहतरम ज़ल्मे खलील साहब भी उनके साथ उन मामलात में इन्वॉल्व थे कि ये पाइपलाइंस को कैसे लेकर आना है और ये वो सारा। तो तालिबान के साथ कोई मसला नहीं था अमेरिका को। न्यूयॉर्क टाइम्स 4th, तालिबान अगेन रिफ्यूजेस टू टर्न ओवर बिन लादेन। बिन लादेन को देने से तालिबान ने फिर इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ के तफ्तीश करें, तो बुश साहब ने रिजेक्ट कर दिया तालिबान के ऑफ़र को। ये 3rd
वॉशिंगटन पोस्ट 2001 में, आपको सिर्फ सब बहुत से लोगों को याद है यकीनन, लेकिन इतना कि आप ज़रा जेन में लेके आ जाएं, थर्ड स्लाइड, वॉशिंगटन पोस्ट 2001 की, कि इन्होंने ये कहा कि जी कोई एविडेंस आपके पास ऐसी नहीं है एंथ्रेक्स की जो अलकायदा तक जाए, और ये वो बड़ी बहस चल रही थी। तालिबान ने तो टोटल के सरेंडर ही नहीं किया, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे 20 साल लड़े, और 20 साल बाद अब वो वहाँ पे उनकी हुकूमत है। तो टोटल सरेंडर तो तालिबान ने नहीं किया। तालिबान के तर्ज हुकूमत से बहुत शिकायतें थीं लोगों को, और मैं आपको बताऊं, तालिबान के जब पहला दौर था तो बहुत सारे गिरोह वहाँ चले गए थे, ये रियाज बसरा और ये सारे रियाज बसरा टाइप के जो करैक्टर्स थे उस ज़माने में, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी अटैक हुए थे, तो एक बहुत अजब सा वो बन गया था। लेकिन जिन इलाकों में तालिबान मौजूद थे वहाँ पर भी दुनिया को बड़ी शिकायतें थीं कि वहाँ पे भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो एक कहीं नॉर्दर्न अलायंस का इलाका था, मतलब अफ़गानिस्तान बिल्कुल एक अजब सा मामला उसका था। बहरहाल मतलब ना पूरे इलाके में तालिबान थे, कहीं अहमद शाह थे, मसूद थे, कहीं कोई था, कहीं कोई था, वो मतलब एक बिल्कुल एक अजीब सा एक मामला था। लेकिन वो तालिबान जो हैं उनसे इन्होंने कहा था कि आप उस मामले, तो टोटल सरेंडर नाम की कोई चीज़ नहीं हुई थी। ये बंकर, ये कारपेट बॉम्बिंग और फलाना डिमा, बहुत अरसे इतना कुछ होता रहा, हज़ारों लोग मर गए, पाकिस्तान में शहादतें हुई, कितने हज़ार लोग यहाँ पे, ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर और जनाब दहशत गर्दी और ड्रोन अटैक्स, और ये असल में ड्रोन आजमाए गए लोगों पे। ये जो नए वेपन्स आए थे, ड्रोन्स उस वक्त एक नया वेपन था, तो उनको उनकी प्रैक्टिस की गई। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि यहाँ पे एक जो खूनी लिबरल तबका उस वक्त ये कहता था कि अच्छा जी कोई बात नहीं, एक तो मारा गया ना, तुमसे साहब 100-200 बच्चे औरतें मारे गए, तो वो पास क्यों बैठे हुए थे, मतलब वो उस इलाके में क्यों रहते। बड़ी इसके ऊपर जो है ना वो खूब डॉलर खोर माफिया जो जिनकी यूएसएड बंद हो गई उस ज़माने में, तो इस तरह की बातें होती थी। बहरहाल तो टोटल सरेंडर नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन इंतहाई अनपॉपुलर शख्स, इंतहाई अनपॉपुलर, मतलब है कि उस शख्स का एक ऐसा डिक्टेटर था वो जिसको कोई यानी कोई भी पसंद नहीं करता था। इवन वो सुन्नी था, उसने जो अहले तशी पे जो किया वो, लेकिन सुन्नी भी उससे बेजार थे। वो अपने आसपास के लोगों को मारता था, फिर एंजॉय करता था, अजीब सी एक पर्सनैलिटी थी उसकी बात पार्टी की। तो वो बड़ा इंतहाई अनपॉपुलर आदमी था और आइसोलेशन में चला गया हुआ था ये जब से ये कुवैत वाले वाक़े पहले खलीजी जंग के बाद। लेकिन टोटल सरेंडर उसने भी नहीं किया। जब ये स्टैचू गिरा है, जो मैं बात कहता हूँ कि ये पहली जो 26 दिन की का जो फेज़ था 2003 में जब जंग छिड़ी है, तो उसने भी सरेंडर नहीं किया। उसको भी गिरफ्तार किया गया, ढूंढा गया, गिरफ्तार करने के बाद उसको इंतहाई बेहमाना तरीके से, इंतहाई, और ये मेरा ख्याल है कि ये जो उसको फांसी लगी थी, सद्दाम हुसैन को जो फांसी लगाई थी, वो गालिबन अब तो ये क्लिप्स वगैरह आ जाते हैं ना, वीडियो क्लिप्स, व्हाट्सएप, उस ज़माने में चूँकि यूट्यूब और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो सद्दाम हुसैन की जो फांसी की फुटेज जारी हुई थी, तो हम चूँकि एक खलीजी मुल्क में ही थे, अरब मुल्क में ही, तो वहाँ पर हमें ये क्लिप दिया गया था। और ये पहली दफ़ा था कि इस तरह से कोई क्लिप जो है वो उसामा बिन लादेन के कैसेट्स आते थे, वो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि वो कैसे अल जज़ीरा के पास पहुँचते थे, वो एक लंबी क्लासिफाइड किस्म की बात हो जाएगी, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ। लेकिन जो सद्दाम हुसैन को भी फांसी जो है वो दी गई और बाकायदा दुनिया को दिखाया गया, और ये सारा सरेंडर नहीं किया था उसने। बल्कि अगर आप सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही है तो उसकी यानी सज़ा सुनाई जा रही है, तो उस वक्त सद्दाम हुसैन को आप देखें कि वो अदालत के अंदर क्या गुफ्तगू कर रहा है सद्दाम हुसैन।
और जब उसको फांसी के तख्ते पे ले जा रहे हैं तो वो वहाँ पर क्या बोल रहा है, और नीचे से उसको तज़ीक हो रही है और नारे लग रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं लोग, और आगे से वो क्या, वो जो क्राउड एक जमा था पूरा इन्होंने किया हुआ था, तो उसके नतीजे में वो सद्दाम हुसैन जो कि वो मज़ीद पॉपुलर हो गया, और जिन इलाकों में उसके लिए शदीद नफरत थी वहाँ जाएँ तो आपको वहाँ पे आज सद्दाम हुसैन याद करते हैं लोग कि वो बहादुरी से मरा, उसने फेस किया इनको। अच्छा, टोटल सरेंडर कद्दाफी ने भी नहीं किया। कद्दाफी को पता था अच्छी तरह के क्या हुआ है, वो ट्रैप में आ गया था ना। ट्रैप क्या था, डील करो, मामला तय करो, अपना न्यूक्लियर ख़त्म कर दो, मुज़ाकरात करते हैं, गुडी गुडी हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो उसने, वो ट्रैप आया, ट्रैप में आ गया, उसने इनके साथ मुज़ाकरात की और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उठा के फेंक दिया। उसके बाद जब ये वहाँ पे सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग, ये अरब स्प्रिंग का भी जो है ना, इसका स्क्रिप्ट भी वहीं लिखा गया था जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के किसी आसपास के यूनिवर्सिटी में इसका भी तहरीर हुआ था कि ये अरब स्प्रिंग से कैसे अफरा तफरी फैलानी है। तो कद्दाफी ने भी सरेंडर नहीं किया। कद्दाफी जो है उसके खिलाफ भी, और फिर उसको जिस तरह उसकी तज़हीक हुई और जिस तरह उसको मारा, दूसरा ग्रुप आया और फिर उसकी वीडियो जारी की गई, और सरेंडर नहीं किया उसने। अब टोटल सरेंडर से तो क्या चीज़ ज़हन में आती है मेरे, या तो ये है कि जर्मन्स के भाई 1945 में वो हिटलर ने खुदकुशी कर ली बंकर में, तो उसके बाद जो है वो हिटलर ने भी सरेंडर तो नहीं किया था, वो तो उसके बाद उसके जो फौजी थे उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया। वो जो 9 मई की हम तारीख कहते हैं विक्ट्री, जिस पे उसने उनकी जर्मन फ़ौजों ने सरेंडर कर दिया। या ये कि अगस्त में 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे और फिर उसके बाद सरेंडर जापान ने किया, ये 2 टोटल सरेंडर आते हैं जहन में। या ये है कि फिर वो 1814 में चले जाएं, नेपोलियन ने जो सरेंडर किया था, जलावतन कर दिया था उसके बाद। बाकी टोटल सरेंडर का जो ये लफ्ज़ है ये ईरान करेगा मतलब ये किसी ने, कोई बहुत ही फारिग, बहुत ही कोई फालतू दिमाग है जिसका ये ख्याल है कि ईरान जो है वो टोटल सरेंडर ईरान करेगा। मैंने आपको नाम लेके बताया कि ये वो शख्सियात हैं हालिया तारीख में जिन्होंने टोटल सरेंडर नहीं किया। तो आप आयतुल्लाह खामिनाई, ये देखें, मैं अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं टाइम अपना ज़रा एक तजर्बा बताऊँ। ये 9/11 के बाद, चूँकि मैं पहली दफ़ा जब ये इराक़ का हुआ ना, तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं नजफ़ गया, मैं कभी नजफ़ नहीं गया था। तो मेरी वहाँ पे आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात हुई, मुक्तदा से भी हुई, मुक्तदा सदर से भी कई दफ़ा, क्योंकि ये एंड ऑफ टाइम्स बना रहा था मैं उस वक्त कोई रेफरेंस नहीं था और बड़ा ज़रूरी था कि इन शख्सियात से बात की जाए। तो आयतुल्लाह सिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा, आप समझें कि ज़िंदगी में होता है ना इंतहाई मुतासर कुन शख्सियात, वो उस वक्त जो है वो उनका ये था कि यहाँ पे कोई बदला नहीं लेना। बहुत ही हालांकि बहुत अहले तशी उनके, यानी आयतुल्लाह खोई के बड़े करीब ये रहे, फिर उसके बाद ये बाकिरुल हकीम और बाकिरुल सदर और बाकी, मतलब पुराने आप समझे ना कि जो बड़े नाम हैं उनके बड़े करीब रहे, लेकिन बहुत यानी धीमी मिजाज की इल्मी शख्सियत। और इनका ये था कि किसी किस्म का कोई इंतकाम, बदला और सियासत से भी दूर। फिर इनके पास वो बार बार जाते थे अमेरिकन, बाकी लोग, कि आप आ जाएं, आप यूँ करें। ये कहते थे नहीं, मेरा जो काम है मैंने वही करना है। नजफ़ में ये मौजूद रहे और ये नजफ़ में अभी भी हयात हैं, बीमार हैं। मेरे ख्याल में आखिरी दफ़ा जब वहाँ से पता किया था तो बीमार हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, लेकिन बहुत कमाल आदमी। और उसके बाद मुक्तदा जो है वो ज़रा उस वक्त काफ़ी उसमें थे कि वो मेदी आर्मी बनी थी और वो सारा सिलसिला था, लेकिन वो भी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत। और फिर यहाँ पे ईरान में कुम जाने का फिर इत्तेफाक हुआ, तो यहाँ पर भी मुलाकातें हुई काफ़ी दफ़ा इन सारे लोगों से, इन सारी शख्सियात से, सैयद हसन नसरुल्लाह से, बाकी लोगों से। मैं आपको एक बात बताऊँ, बाकी तो उलमा बात करेंगे ना इस पे, जो उलमाए दीन हैं, जो अहले तशी,
और उसके ऊपर जाहिर है कि एक बात है जिसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा एंड ऑफ टाइम्स में भी मुख्तलिफ व्यू दे चुका हूँ वलायत फ़क़ी के हवाले से। और उलमा, मैं आलिम दीन नहीं हूँ कोई, तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये बात भी कहूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये चूँकि एंड टाइम्स के हवाले से तहकीकात से यानी पढ़ रहा था उनको, यानी चेक कर रहा था कि किसका क्या मौक़िफ़ है और बिल्कुल उसी तरह से बात जाए। तो फिर वलायत फ़क़ी का ज़िक्र भी आया, फिर उलमा से बात की, फिर वहाँ पर भी बात की, कुम में भी, नजफ़ में भी, पाकिस्तान में भी जो लोग उलमा बड़े थे उनसे पूछा, समझने की कोशिश की। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक इल्मी और फ़िक्री बहस है। सही। यानी ये असना शी हैं सारे, जो अक्सरियत यानी इराक़ में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ैदिया और बाकी जो उनके हैं मज़ाहब, उनको छोड़ के मैं असना शरी की बात कर रहा हूँ जो कि मौजूद हैं ईरान में और इराक़ में। फ़िक्री इख्तलाफ ये वलायत फ़क़ी के हवाले से और बाकी हवालों से और बड़ी दलाइल के साथ बहस होती है। तो इस पर कोई, यानी मैंने ये नहीं सुना कि इसके ऊपर बड़ी दलाइल के साथ बात हो रही होती है कि वलायत फ़क़ी को मानना है या उससे इख्तलाफ करना है, दलाइल के साथ दोनों तरफ से। या इनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी के ऊपर कोई बात आई, ये अभी एक खेल कर रहे थे वहाँ पे कि ये शायद जो इराक़ में मौजूद उलमा हैं या जो कोई प्रो ईरान एंटी, ये तो ऐसे ही लेते हैं ना जैसे पता नहीं क्या तमाम, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी पे। और यहाँ पर अगर कोई बात हुई ना, आज तक इन्होंने अपनी नाक रगड़ दी है मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात जितने भी होते रहे हैं कि सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा वापस लेने उन्होंने नहीं लिया, जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के दौर में आया था। उन्होंने कहा सारी बातें अपनी तरफ में, सलमान रुश्दी मलऊन के ऊपर फतवा हम वापस नहीं लेंगे, आपने बात करनी है करें, नहीं करनी जहन्नुम में जाएं, लेकिन उस मलऊन के ऊपर जो है हम फतवा वापस। जिस दिन अगर इन्होंने ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना बैठ के कि इराक़ के अंदर कुछ और है तो इधर कुछ और है, ये मुक़्तदा सदर ये 2022 के इलेक्शंस में वो सियासी इख्तलाफ था, बिल्कुल वो पार्लियामेंट से अलग हो गए, शिया सुदानी की हुकूमत बन गई। मैं जो सियासत समझते हैं इराक़ ईरान की, वो मेरी बात समझ रहे होंगे यकीनन। इनको तस्वुर है इनके साथ क्या होगा, इनको तस्वुर ही नहीं इनके साथ क्या होगा। उस वक्त जब ये 9/11 हुआ, इन्होंने जनाब ये रेडिकल इस्लाम और जनाब अहले तशय्युअ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन को करना था, अहले तशय्युअ बहुत अच्छे हैं, ये आगे सूफ़ी इस्लाम आगे पीछे। फिर इन्होंने अहले तशय्युअ के ऊपर ये दाइश को छोड़ दिया कि उनको जो है वो शहीद करो। फिर वो फितना ख़त्म हुआ और उसके बाद ये तय हो गया, जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना, ये तय हो गया कि शिया सुन्नी बड़ी कोशिश की है इन्होंने, नहीं हो पा रहा, नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो इनकी इतनी फैंटी मार पड़ेगी, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी के बारे में जो बात कर रहे हैं, इनका ख्याल ये है कि वो उधर ऐसे होगा तो उधर इराक़ में यूँ होगा, तो वो प्रो ईरान तो एंटी ईरान। ये अगर ये सारे इनके थिंक टैंक्स की रिपोर्टें ठीक होती तो कोई एक जंग तो जीत जाते हैं ना दुनिया में। अरबों रुपया खरबों रुपया ज़ाया इन्होंने जो बर्बाद किया है, तो एक जंग तो जीतते ना, जहाज़ों में बैठ के और कभी साइगोन से और कभी इधर से तो दौड़े ना लगाते, क्योंकि वो, और इसलिए ट्रम्प ठीक कहता है कि ये बंद करो थिंक टैंक्स को, क्योंकि थिंक टैंक्स के अंदर वो स्कॉलर उधर से उधर बैठे हुए, जी ऐसे होगा, ये देखे ना प्रो ईरान है, ये प्रो इराक हैं, ये उनके साथ हैं तो ये हमारे साथ आ जाएंगे, ये होगा। इतने छितर पड़ेंगे और एक ऐसी आग फैलेगी कि इनको अंदाज़ा नहीं कि क्या होगा, और ये भूल जाएंगे वो जी स्टेट ऑफ बेस हिट नहीं होगी, फलानी होगा। सबसे पहले तो इराक़ में उड़ा देंगे ये बेस, जो इराक़ में अमेरिकन बेसिस हैं वो तैयार हैं, मैं ये इनका ख्याल है कि नहीं करेंगे, वो कर देंगे, वो सोचेंगे बाद में, वो पहले कर देंगे। इनको पता ही नहीं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। मैंने तो उन लोगों से तशबीह दी जो कि इंतहाई गैर मकबूल, सद्दाम हुसैन के कौन खड़ा था, सद्दाम हुसैन, उसने नहीं सरेंडर, ये टोटल सरेंडर, ये बात किससे कर रहे हैं? ओ भाई, आप यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार करें। एक डेलीगेशन अभी भी पहुंचा है ओमान, खामोशी से, ज़्यादा ज़ाहिर नहीं हुआ, खामोशी से पहुंचा है इन्होंने, इनकी अपनी रिक्वेस्ट पे। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है ना, उससे फिर दोबारा
थरथल्ली फैल गई है इसराइल में कि ये क्या हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ही कह दिया है कि जो कुछ मैं करने वाला हूं ना वो किसी को नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, वो ये समझ रहे हैं इसराइल वाले कि ये हमें बंकर बस्टर दे के भाई, अच्छा उनके पास वो खत्म हो गए हैं, डिफेंस वो खत्म हो गए हैं ना उनके। अब वो जो ये मिसाइल जा रहे हैं अहमद शरा के ऊपर जो है ना, अहमद शरा को अमेरिकन ने कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी सेव करें, क्योंकि और इसके ऊपर अरब ममालिक में भी और हर जगह है, क्योंकि सीरिया की एयरबेस यूज़ हुई है और अहमद शरा को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। जो अरब ममालिक ने अलामिया जारी किया है उसमें एक मुल्क का नाम नहीं है और वो सीरिया है, अहमद शरा। एनीवे, तो अहमद शरा से टर्की और कतर और बाकी सारे ममालिक इस वक्त बात कर रहे हैं अहमद शरा से। ज़रा वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप, लेकिन सारे अरब ममालिक की तरफ से कंडेमनेशन आई है सवाए अहमद शरा के। और अहमद शरा को अमेरिकन ने कहा है कि आपके असैसिनेशन के चांसेस हैं। अच्छा, यानी अब अहमद शरा ने क्यों नहीं किया, वो ज़ाहिर है उनको आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो वहाँ पे सीरिया में एक इशू है, एयर स्पेस चूँकि उनकी यूज़ की है इसराइल ने। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये अगर इनका ख्याल है फ़िरका वाराना फसादात हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर इनका ख्याल है किसी और मुल्क में करवा देंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर जितने इत्तेहाद बने हैं ना, जितने सियासी इत्तेहाद बने हैं और जितने आप समझें कि ये अभी जैसे PDM बनी और PDM 2 आ गई और ये और वो, अगर कोई इत्तेहाद सबसे अच्छा मैंने ज़िंदगी में देखा है अपने, तो ये मुत्तहिदा मजलिस अमल और बाकी जिसमें सारे उलमा आपस में बैठे थे और काजी हुसैन अहमद साहब और फजल रहमान साहब और शाह अहमद नूरानी साहब और साजिद नकवी साहब और बाकी सारे, उन्होंने तय कर लिया था कि किसी किस्म का पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद एक वक्त में था पाकिस्तान के अंदर ये फ़िरका वाराना, उसके बाद वो ऐसे सारे के सारे, और उसमें हमारी फोर्स, मुझे इल्म नहीं था इस बात का, मुझे ये कोई पता चला 2012-13 में कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बाकायदा यानी कोई सेल तो नहीं कहूँगा, यानी बाकायदा उसमें उलमा बैठ के और वो देखते हैं कि मसाजिद में कहीं पर ये कोई फ़िरका वाराना फसादात ना फैलें, ये जिस ज़माने में अरब स्प्रिंग वहाँ चली हुई थी। तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से उलमा, ये नहीं कि कोई वो कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ के कहने पे काम कर रहे थे, मगर वो इंश्योर कर रहे थे कि हमारे दरमियान कुछ ऐसा ना आ जाए कि जिसके नतीजे में शिया सुन्नी मामला, पहले वो यूट्यूब से हटा दिया चीज़ों को इधर से उधर, फिर उसके बाद खुतबे कैसे देने हैं, कोई किसी को काफिर का, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ, जैसे एक ज़माने में होता था, ये फितना फैला हुआ था, पाकिस्तान में नहीं है ये। मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ वस्ता भी एक अजीब सी टर्म है, लेकिन ये है कि बहरहाल मशरिक़ वस्ता अमेरिकन ने तो नहीं, ये तो ब्रिटिश और यूरोपियंस ने यूज़ की थी ना। वो कहते थे एक तो फार ईस्ट है, एक मिडिल ईस्ट है, एक और टर्म थी जो बाद में गायब हो गई। अच्छा, वो टर्म थी नियर ईस्ट। ये 3 टर्म्स थी असल में ना। एक थी नियर ईस्ट, नियर ईस्ट वो थी जो बैल्कन्स के और ऑटोमन्स के, ये पहली जंग अजीम में तो बैल्कन्स और ऑटोमन्स के तो लड़ाई हो रही थी ना, तो कहते थे ये नियर ईस्ट नियर। अब ये हुआ कि जब वो ख़त्म हो गई पहली जंग अजीम, तो उसके बाद वो नियर ईस्ट का लफ्ज़ ही गायब हो गया, क्योंकि वो तो नेटो का हिस्सा बन गए और वो तुर्की आज़ाद हो गया, तो नियर ईस्ट निकल गया, तो मिडिल ईस्ट रह गया और ये फार ईस्ट रह गया। एनीवे, फिर ये हुआ कि उसको वेस्ट एशिया कह रहे हैं। अच्छा, वो अरब मुल्कों ने इसमें कहा कि भाई ये इनको छोड़ो, उन्होंने फिर ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की टर्म निकाल ली जो कि मीना के नाम से है। बस एनीवे, तो ये होता है ना कि फार ईस्ट और नियर ईस्ट के दरमियान का जो इलाका है, तो जहाँ पर अरब हैं और पर्शिया है, तो वो उसको मिडिल ईस्ट कर दिया। तो ये अब टर्म्स भी जो है ना ये ऐसे ही हैं, गोरों की बनाई। वो एनीवे, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो नेतन्याहू कह रहे हैं ना कि हम नया नक्शा बनने जा रहा है इसका, ये करेंगे कैसे? कह तो दिया आपने, किताबें पढ़ के कोई ड्राइविंग सीख सकता है क्या? कि किताब पढ़ के कोई ड्राइविंग कोई स्विमिंग सीख सकता है? पानी में उतरना पड़ेगा ना जी। तो किताबें पढ़ के, ये आपका ख्याल है ये जंगें किताबें पढ़ के जीतते हैं बगैर लड़े? ये कोई वीडियो गेम्स हैं? अब मसला ये है कि वो ये पीछे हट गए, उधर 2-3 लोग बहुत ही जलील हुए हैं। मैं मतलब इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं चले, हल्का लफ्ज़ मांग लेता हूँ, ख्वार हुए हैं। एक तो ज़ेलेंस्की, वो पहुंचा मिलने ट्रम्प से, ट्रम्प मिला ही नहीं। पड़ोस के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वो उनकी कोई 30 मिनट की गुफ्तगू हुई है आज
प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनके बकौल, सही। जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि मैंने आपसे नहीं मिलना, मुझे आपने अभी हालात ऐसे हैं तो मेरे ख्याल से वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कोई सोशल ट्रूथ पे नहीं डाला मैसेज, क्योंकि अभी हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है, देखें वहाँ से क्या खबर आती है। लेकिन उससे पहले ही जो उनकी तरफ से उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि मोदी साहब ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा, मुझे कहा ट्रंप ने कि कनाडा से इधर आओ, मैं कहा मैं नहीं मिलूंगा, मैं क्रोएशिया जाऊंगा। अच्छा, और ये कि मैं किसी थर्ड पार्टी की, 37 दिन हो गए इस बात को, 37 दिन बाद अचानक नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो अंदर से वो जागा है और 37 दिनों बाद उन्होंने कहा है कि मैं किसी की थर्ड पार्टी मीडिएशन कबूल नहीं करूंगा। ये अभी आज उन्होंने कहा है, क्योंकि वो अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आज चूँकि मिलना है तो वो सोशल ट्रूथ पे देखते हैं वो कल क्या मैसेज डालते हैं, क्या बात करते हैं। लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि जी मैंने जो है वो नहीं मिलना, मैं पहले से बिजी हूँ, मेरे पहले से मसरूफियात है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा प्रायर प्रोग्राम्स, मेरे और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, डिक्लाइन कर दिया उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे टाइम नहीं आपसे मिलने का। 18 स्लाइड, मतलब बस वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एनडीटीवी 20th PM डिक्लाइंस ट्रम्प्स यूएस इनवाइट ओवर शेड्यूलिंग इश्यूज, बल्कि इनवाइट किए, तो मिलना है तो मुझसे मिलने आ जाना क्वाड के लिए, मेरे वो बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी बहुत अहम मीटिंग्स है। कहाँ मीटिंग है? क्रोएशिया में। क्रोएशिया में जो है ना वो सोने के पहाड़ निकले हैं, तो मैंने वहाँ जाके उधर फीता काटना है। तो ये जो है ये अब एक अजीब सा। अच्छा, उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस, ये इंडिया हैज़ नॉट एक्सेप्टेड एनी मीडिएशन, तो जंग कैसे रोक दी फिर? वोंट एक्सेप्ट इट, ना मानेंगे, ना माना है, ना मानेंगे, ना मान सकते हैं, मगर मान चुके हैं। मतलब एक अजीब कहानी है, ये भी अजीब टोपी है ये 21। अच्छा, अब मसला ये है, मतलब नहीं मानेंगे, नहीं, मुझे पकड़ो, मुझे ना लड़ने दो, मुझे लड़ना है, मैंने, मुझे पकड़ो, कोई रोके ना मुझे, मैं लड़ने जा रहा हूँ, ये वो वाली कहानी है। यार कोई रोकता है क्यों नहीं हो मुझे, मैंने लड़ना है, मुझे पकड़ो, ये वो वाली कहानी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा, अब इशू ये है तो अब इस पूरी सूरत हाल में ट्रम्प साहब जो हैं वो ये सोच रहे हैं मोहतरम कि मैंने बात तो सारी कर दी। अच्छा, तीसरा आदमी कौन ख्वार हुआ है? वो बेचारे मैक्रोन ऐसे गरीब आ जाते हैं बीच में, ये वहाँ से उठ के चले गए छोड़ के कॉन्फ्रेंस G7। वो मैक्रोन ने कहा कि वो असल में सीज फायर वगैरह की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो मैंने आपसे कहा था ना गुस्से में, ट्रम्प इस वक्त गुस्से में, अब गुस्सा कहीं, अब ये देखें कि क्या होता है। तो इन्होंने जाके वहाँ पे वो जेलेंस्की के बारे में जो इन्होंने एक ट्वीट कर दिया बाद में, जेलेंस्की गरीब जो हैं वो बेचारे, उन्होंने ठंडा वंडा किया, क्योंकि ये उधर उन्होंने कहा ये क्या बोरिंग लोग बैठे हैं, ये क्या, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं ये कौन से लोग हैं? उन्होंने कहा जेलेंस्की घूम रहा है, उन्होंने कहा उसको तो दूर रखो, मैं जेलेंस्की से मिलने कनाडा आया हूँ। अच्छा, ना वो टैरिफ की बात हुई। अच्छा, ये मोदी साहब बाद में पहुंचे, उन्होंने कहा उसको भी दूर रखो, बाद में बात कर लूंगा फोन पे, सबको दूर हट जाओ, क्या क्यों है? उन्होंने कहा जी वो जेलेंस्की, वो नेटो, वो यूक्रेन। उन्होंने कहा लख्त तुम सबके ऊपर, मैं वापस जा रहा हूँ वाशिंगटन डीसी गए, पता चला वो मैक्रोन ने उधर मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि जी वो ऐसा है कि वो सीजफायर करवाने गए हैं ना। अब जनाब सोशल ट्रूथ पे मैक्रोन के साथ क्या किया, देखें जरा क्या दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे कुछ, ये आप 11 देखें, पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, सस्ती शोहरत हासिल करने वाला सदर यानी वो मैक्रोन की कुट मार के उसका जो है ना, बिल्कुल वो जो है गलती से उसने कह दिया। अच्छा, शुरू देखें आप, पब्लिसिटी सीकिंग, पहले क्या लफ्ज है, बाद में थोड़ा धीमे, और आखिर में देखिएगा अब क्या होता है। पब्लिसिटी सीकिंग, मैक्रोन जो है वो कहता है कि मिस्टेकनली कहता है कि मैं जो है वो G7 समिट छोड़ के कनाडा में वापस चला गया हूँ DC, ताकि मैं सीजफायर करवाऊँ। उससे कुछ नहीं, फिर नो आइडिया, ठीक है, वाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वॉशिंगटन, लेकिन नथिंग टू डू विद अ सीजफायर, मच बिगर देन दैट, ठीक है। और अच्छा हो गया पर्पसली और नॉट। अच्छा, लेकिन अगला जुमला देखें, इमोल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग, ये हमेशा गलत हो, ये बात ही गलत करता है,
स्टे ट्यून्ड, जैसे बता ना टीवी स्टे, मतलब इसको देखते रहो, सारा काम धंधा छोड़ के दुनिया पूरी से प्रेसिडेंट ट्रम्प का मैसेज देख रही है कि अच्छा स्टे ट्यून्ड, पब्लिसिटी सीकिंग, ठीक है, और हमेशा गलत होता है। अच्छा उन्होंने मैक्रोन ने सिर्फ ये कहा था कि जी हम सीज़फायर पे काम कर रहे हैं, वो तो पता चला वो रास्ते में हो गया, वो सारे G7 वाले भी ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा जी, लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन ने आज एक बात की है जी। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि अगर ये सीज़फायर ना हुई जी। और ये जंग आगे बढ़ गई तो पूरा खित्ता और पूरी दुनिया इसकी लपेट में, आग की लपेट में आ जाएंगे जी। और उन्होंने बड़ा सीरियस वार्न किया प्रेसिडेंट मैक्रोन। देखें फ्रांस की बहुत पुरानी इस खित्ते में तारीख है, ये खासतौर पे जो लीवांत के इलाके हैं, तो उनकी असेसमेंट जो है वो ही है जो असेसमेंट सबकी है कि यहाँ पर एक ऐसी आग फैलेगी उसमें कौन कौन जले। मैंने आपसे कहा ना, ये बेसिस को किया, अमेरिकन डायरेक्ट आ जाएंगे, वो ऑलरेडी लॉक्ड हैं। और कहाँ पे लॉक्ड हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, वो इराक में है, ठीक है, वो किसी खलीजी, वो इराक में है, और वहाँ पर खुद करें दूसरे करें जहाँ कर ये मतलब फिर वापस ड्रैगन हो जाएंगे ना इराक में। तो अच्छा उनके पास वो ख़त्म हो गए हैं डिफेंस सिस्टम, अब उनके लाजमी डिफेंस सिस्टम ये जो चले हैं, जो निमित्स वहाँ से साउथ चाइना सी से चले हैं जहाज़ वहाँ सारे, उनको खित्ते में पहुँचने में 1 हफ्ता लगेगा। सही, ब्रेक के बाद ये पैसिफिक कॉम की तरफ से बताया गया है कि 1 हफ्ता लगेगा तैयारी वैरी पकड़ने में। और साथ ही ये भी बता दिया कि ये जहन में रखें कि हम साउथ चाइना सी छोड़ रहे हैं इन हालात में और मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, वहाँ फड्डा लंबा पै गया तो ये ताइवान शाइवान फिर हमें मत कहिएगा, ठीक है जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर अभी तक ये फैसला कर नहीं सके कि अमेरिका इस जंग में आएगा या नहीं आएगा। ये जंग फिर इसराइल और ईरान की नहीं है ना, ये फिर अमेरिका और ईरान की जंग है। सही। ये देखें ना, और फिर वो सारा बहाना चला गया ना न्यूक्लियर और ये वो सारा। और इसमें जो बहुत कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त वो सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान और अमीर कतर और तमाम लोग, उन्हें अंदाज़ा है कि ये यहाँ पे किस वक्त क्या खेल माजी में होता रहा है। ये और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन है, उन्होंने तो अपने सामने देखा है ना कि कभी ये दाइश खड़ी कर दी, कभी उसको ये कर दो, कभी अरब स्प्रिंग करवा दो, कभी ये कर दो। तो कभी वो अहले तशीब बहुत अच्छे हैं क्योंकि तालिबान से लड़ना है, फिर वो पता चला कि जी वो एक पॉलिटिकल इस्लाम की थ्योरी आ गई। अब जो है वो अहले तशी ये देखें अचानक याद आ गया, ओहो यहाँ पे जो है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये मुल्लायत और इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर, ये 79 की अचानक याद है, पहले नहीं पता था, अभी पता चला है अचानक 79 के बाद। ये बड़ी कोई प्रेसिस बुलाया उन्होंने आज उसको रज़ा पहलवी को, तो रज़ा पहलवी से पूछा हटाने जा रहे हैं, तैयार हो? बिल्कुल वो अहमद शलबी की तरह, उन्होंने कहा हटाने जा रहे हो, तैयार हो? इतने से बोल रहे हो तैयार हो, तुम्हें लैंड करवा दें। तो आगे रज़ा पहलवी क्या कहता है 29 कि मुझे 100 दिन लगेंगे, मेरे पास एक प्लान है, सही। अगर आपने हुकूमत गिरा दी, वहाँ पे रिजीम चेंज कर दिया, मुझे 100 दिन चाहिए होंगे। 29 जेरूसलम पोस्ट को उसने इंटरव्यू दिया कि 100 दिन का प्लान है मेरे पास, मुझे 100 दिन मिलेंगे। अच्छा उन 100 दिनों में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। उन 100 दिनों में मुझे बिल्कुल सुकून से, जैसे पॉल ब्रेमर और ये सारे बैठे थे ना जाके पॉल, तो उस तरह से मुझे सुकून से मुझे 100 दिन के बाद मैं देखूंगा कि फिर मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि ईरान में कितना सुकून आ गया 100 दिन बाद। तो बात ये सारी कि ये जो है, अच्छा फिर अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बस मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ मैं बता। अच्छा आज आयतुल्लाह खामेनी की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये जो बात कर रहा है अमेरिकी सदर, ये ज़हन में रखिए कि ये ईरानी कौम की तारीख़, ईरान की तारीख़, ईरानी कौम की तारीख़ और उनके जज्बों को ये नहीं समझते, ठीक है, और अगर नहीं समझते तो समझने की कोशिश करें, मतलब, और इस पे तमाम दुनिया मुत्तफिक है। मैंने आपसे कहा ना कि तालिबान, सद्दाम हुसैन
आखिरी आदमी रह गया था सद्दाम हुसैन। कद्दाफी बिल्कुल कन्फाइन एक कोने के अंदर उसे कर दिया था। टोटल सरेंडर ईरान करेगा, वो आयतुल्लाह खामेनी जिनके सारे रफ़िका शहीद हो गए हैं। और इस पर मैंने आपसे कहा ना, फिक्री उसको आप साइड पे कर दें, जो इराक और जो बाकी जगहों पे जो कुछ होगा, ये मैंने आपसे वही कहा ना, बैठ के प्रो ईरान, एंटी ईरान, प्रो अरब, ये वो भाई सब सुन्नी ममालिक भी और बाकी दुनिया भी, ये जो है ये कुछ ऐसी सूरत बनी कि अभी इन्होंने तकरीर की है कि मैं तो देखें, अच्छा बार बार वो बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, इंडिया ने तड़ी दे दी है बड़ी सख्त। हाँ, ये 37वें दिन बाद अभी 16 स्लाइड आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी 35 मिनट, ये तो 35 का लफ्ज़ आता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा है, 35 मिनट फ़ोन कॉल, और उन्होंने ये 16 स्लाइड देखें, सेंड्स क्लियर मैसेज टू ट्रम्प, ट्रम्प को वाज़ेह कर दिया बिल्कुल, चूज़ क्रोएशिया ओवर यूएस की बजाय उन्होंने कहा क्रोएशिया जाऊँगा मैं। ये पुरानी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, ये जो गुफ्तगू आज हुई है ना, उसमें इन्होंने दोबारा जिक्र किया कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है और ये और वो, और देखें वो तो भाई हम तो हैं अच्छे ना, ये तो कहने की क्या जरूरत है, बाबा याद दिलाते हैं तो चाहे अच्छा याद, हमें भी याद आ जाता है बड़े अच्छे हैं। लेकिन आप ये देखें कि चले दूसरा आदमी तारीफ कर देता है तो बस नजर बद से बचाएं, इतनी तारीफें हो रही हैं। लेकिन मसला ये कि उधर क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है इनको, मोदी जी को, ठीक है ना, क्योंकि उनको मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई, उनसे बात ही नहीं हुई, और वो कह रहे हैं कि मैंने बार बार आज तो उन्होंने मैं 6-7 दफ़ा कहा एक ही तकरीर में कि मैंने सीज़फायर करवाया। वो कह रहे वो धर्मेंद्र नहीं चढ़ गया था ऊपर भालू पी के, वो जो है वो मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, कट जाऊंगा, ठीक है ना, वो बसंती से मेरी शादी, वो बिल्कुल वो वाली ये मोदी जी का। और वो दोस्तों से कह रहा है ये घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। तो ये जो है ना, ये मोदी जी इस वक्त जो है ना, ये मैं नहीं मानूंगा, नहीं मतलब मान चुके हैं, कर चुके हैं, उसके बाद अचानक नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये वो बच्चों जैसी बातें, बस मासूम तो है ना मोदी जी, शक्ल नहीं देगी आप में अजीब सी बातें कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने कहा ना आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो मैंने जंग बंद करवाई है पूरी दुनिया में, और तुमने लिखा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तुमने लिखा मेरे अमन के बारे में, तुमने लिखा, तुमने कोई बात की, तुमने कही। थोड़ी देर अभी वो कर ही रहे थे, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक इतना बड़ा किंग साइज एक ऑपेड शाये हो गया, और वो ऑपेड जो है वो ये है 24, ये कह रहे हैं तुमने लिखा कि मैंने पाकिस्तान इंडिया के दौरान जंग खत्म करवाई, ये 24 है। ओनली वन अमेरिकन कैन स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर, जंग नहीं, न्यूक्लियर वॉर, द प्रेसिडेंट। सिर्फ अमेरिका का सदर है जो दुनिया में न्यूक्लियर जंग शुरू कर सकता है, वो अमेरिका का सदर है प्रेसिडेंट ट्रंप। अब प्रेसिडेंट ट्रंप फिर रुक गए कि भाई उधर देखें, या तो तुलसी गैबर्ट, मैं आपको बताऊं, तुलसी गैबर्ट के ऊपर प्रेशर है कि आप रिजाइन कर दें इंटेलिजेंस, क्योंकि जब आपने तुलसी गैबर्ट को उन्होंने कहा है ना कि आई डोंट केयर, भाई इंटेलिजेंस कह रही है कि आप जो हैं वो ऐसा ना करें, ऐसा करें। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है, और मशवरा देते हैं ना, आप कहते हैं असेसमेंट है, और सिर्फ इंटेलिजेंस ये या तो नेतन्याहू की तरह बन जाएंगे, डेविड बार्निया और शिनबेत से लड़ाई और ये और वो सारे इंतहा पसंद एक तरफ खड़े हैं। इसराइल तो खाना जंगी का शेख, इसराइल तो बिल्कुल मैंने कहा ना वेपन्स ख़त्म हो रहे हैं, ये 2-4-5 दिन और खिंच गया अगर तो वो रोज़ रात को शुरू करते हैं, ईरान वाले धुन के रख देते हैं, आगे से ये जो मर्जी करते रहें। उनका बेनगोरियन ने 76 साल में नहीं आज तक बंद हुआ, बेनगोरियन उनका बंद पड़ा हुआ है, उनका जो एयरपोर्ट है मोसाद हेडक्वार्टर उड़ा दिया, टोटल सरेंडर करके। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये किसी ने धक्का दे दिया इनको, प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी ने धक्का दे दिया बहुत ही गहरा, कि टोटल सरेंडर, यानी गुफ्तगू भी नहीं करनी है, बात भी नहीं करनी, टोटल सरेंडर। आयतुल्लाह खामेनी को जो जानते हैं या जो ईरान और जो समझते हैं इस खत्ते की, टोटल सरेंडर। अच्छा, अब उसमें यानी खाने जंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल सरेंडर पे नहीं, सरेंडर करें हजूर, आप आए ना, ये आप के सामने हम सारे जो हैं यानी शोहदा और जो वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, ईरान एक पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है, हमारे ऊपर तो बहुत असर है उनका, ईरान का। पाक सर ज़मीन शाद बाद किश्वर हसीन शाद बाद, फारसी है।
बात यह है कि इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अच्छा उनके पास ख़त्म हो रहे हैं वेपन्स। वेपन्स के ऊपर इनको पैसिफिक कॉम की तरफ से कहा गया है कि हम यहाँ से मूव तो कर रहे हैं एसेट्स, मगर ये जहन में रखें कि हम यहाँ पे पूरा साउथ चाइना सी छोड़ रहे हैं। कुछ हमें शायद फिलिपीन से भी निकालने पड़े लोग, कुछ हमें दाएं बाएं से निकालने पड़े। और ये है कि ये ऑयल की प्राइसेस और इधर उधर इराक दाएं बाएं, ये फिर वो उन्होंने कौन से वो जो है वो फौज के वो भी तो प्रॉक्सी है ना, ईरान इसराइल भी तो प्रॉक्सी है। और इसराइल ने जो और हरकत की नेतन्याहू ने कि उसने वो चला दिया कि अंदर हमने मोसाद के लोग घुसाए हुए, तो ये घुसा सकते हैं, दूसरे नहीं घुसा सकते ये अगर। अच्छा फिर आज उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने और एक स्टोरी दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो एक स्टोरी आई है वो ये कह रही है कि जी ये दिसंबर में पिछले साल से प्लान हो रहा था और फरवरी में जब नेतन्याहू गए थे तो उन्होंने ट्रंप को पेश किया था, जो ट्रंप को बड़ा पसंद आ गया था। उन्होंने कहा था अच्छा ये ईरान पे अटैक करना है, उन्होंने कहा जी ईरान पे करना है, बाकी आप ज़रा। वो ट्रंप बिल्कुल ही फंस गए उसमें, वो फंसे हुए हैं उसमें। तो बात ये सारी कि ये मामला जो है ना, इसमें अब ट्रंप को कैसे, CBS न्यूज़ मेरे सामने आ गई 2003 की 5वीं स्लाइड, सद्दाम हुसैन, इराक विल नॉट सरेंडर, ठीक है 26 फरवरी, इराक विल नॉट सरेंडर, अनपॉपुलर लीडर। ये तो छोड़ देना आप, उसका क्या ताल्लुक था दीन मज़हब से या बाकी किसी अखलाकियात से सद्दाम हुसैन। इराक विल नॉट सरेंडर। वॉशिंगटन टाइम्स 6 स्लाइड, सद्दाम फेथफुल रिफ्यूज टू सरेंडर, 2003 27 मई। मैक्रोन ने कहा है कि अगर ईरान में आपने रिजीम चेंज की कोशिश की तो ये पूरे खत्ते में आग लग जाएगी, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, इसका कोई और हल ढूंढे। और हल ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन माइनस अमेरिका डायरेक्ट नेतन्याहू, और नेतन्याहू ईरान से क्या बात कर रही है, डायरेक्ट नेतन्याहू। और हैफा की जो पोर्ट है वो तकरीबन तबाह हो गई है, वहाँ पे जो चाइना जहाँ पे मौजूद है वो इलाका काम कर रहा है, बाकी जो है ये अदानी वदानी ये सारे वहाँ से फारिग हो गए हैं। तो ये ख़ित्ता जो है अगले चंद घंटों में ये दिनों में ये क्लियर होगा, क्योंकि ओमान जो डेलीगेशन भी गया है ना, मैंने चेक किया कि ये ईरान, तो पता चला कि ओमान के लोगों ने कहा है कि आप ज़रा इधर आ जाएं। अब वहाँ पर और किससे बात होती है किससे नहीं होती क्या। अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं मैं क्या करने वाला हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। अब वो जंग करेंगे या वो अमन की तरफ जाएंगे, वो क्या करने वो, यानी अभी इसराइल वाले बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे वहाँ पे। इसराइल में हो रहा था कि अभी जो बात इन्होंने अभी मीडिया से की है ना बात, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि मैं इस जंग में शामिल हो गया हूँ और मैं असला दे रहा हूँ ये कर। उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है लेकिन ये कि मैंने करना क्या है ये किसी को भी नहीं था, मुझे पता है। सारे पेंटागन वाले एक दूसरे से कि भाई क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो वो जो है वो, लेकिन ये ओमान में फिर डेलीगेशन पहुंचा, ये ओमान की दावत पे पहुंचा है और ओमान को कहीं से मैसेज आए शायद कि आप ईरान से रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पर पहुँचें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टोटल सरेंडर को तो भूल जाएं, और बाकी ये है कि जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस का इशू, ये फ़िरका वाराना, इस चीज़ को भी भूल जाएंगे, शिया सुन्नी को भी भूल जाएं, इसको भी भूल जाएंगे। ये जो प्रो ईरान और एंटी ईरान ये जो कहानी है, ये फ़िक्री इख्तलाफात हैं, फ़िक्री जो ये इल्मी इख्तलाफात हैं वलायत फ़कीर, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि इनका ख्याल ये है कि अहले तशी आपस में ये किसी और दुनिया में रहते हैं। ये जो थिंक टैंकर्स हैं ना, ये जो के स्ट्रीट वाले, ये किसी और दुनिया में रहते हैं। इनको पता ही कुछ नहीं है कि जो मैंने आपसे कहा ना, तभी ये साजिशें कर करके और कर करके इसको उससे लड़वा दो, इसको उससे लड़वा दो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और इसमें इसमें कूद गए तो ये ऐसे, ये देखें 48 मिनट लगेंगे। ये मेरे सामने अखबार देखें आप ज़रा, ये मुझे 48 मिनट लगेंगे। ये सेकंड इवनिंग स्टैंडर्ड अटैक 45 मिनट में सद्दाम हुसैन अटैक कर सकता है। उसके बाद इतने वेपन्स हैं, ये 2003 में इतने वेपन्स हैं कि वो 45 मिनट में पूरा अमेरिका को उड़ा सकता है। ये फर्स्ट स्लाइड आप देखें, विल न्यूक हिम, बुश यूज WMD न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉर इन डेज, हियर वी कम, डेड मैन वॉकिंग,
द बेल टोल फॉर दी, अच्छा जी ये जना 48 आवर्स हेल नो आई वोंट गो, अच्छा उधर से सद्दाम हुसैन की बातें, ये बहरहाल कल की बातें हमारे सामने हमने सारा किया हुआ है। और ये तो बड़ा ही कमाल है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स उस ज़माने का मैं भी देख रहा था। थर्ड, कॉलिन पॉल इन यूएन स्पीच प्रेजेंट्स केस टू शो इराक हैज़ नॉट डिसआर्म्ड, ये जो निकाला था इन्हों के येलो केक आ रहे हैं नाइजर से। मैं ये जो है ना ये मेरा ख्याल है कि दोबारा अक्लमंदी का तकाजा ये कि रजू करें और पाकिस्तान उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आज की जो मीटिंग हो रही है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मीटिंग है, उससे बड़ी मेरी दुआएं हैं कि मुलाकात अच्छी रहे। ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे ख़त्े के लिए, और उसमें कोई ऐसा रास्ता निकले कि जो है वो एक बेहतरी का रास्ता। क्योंकि देखें वो बात मतलब उनको वो एक आर्मी जनरल से बात कर रहे हैं ना, तो वो जो है वो किसी मतलब उनको पता है और क्लोज है जो मतलब संजीदा बात होगी, तो उसमें वो कन्विंस हो। इस वक्त इनको रास्ता चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रंप फंस गए हैं दरमियान में, इनको मेरा ख्याल है कोई रास्ता चाहिए कि निकलने का दरमियान में से। और अगर कोई ऐसा रास्ता देता है पाकिस्तान तो पहले ये क्यों रो, इनको क्या मोदी क्यों दुखी हैं आज, वो इनको भी खैर वो इनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन बहुत बहुत दुखी है वहाँ इंडिया से जो है ना। मतलब है कि ये जो है ना ये इंडिया टुडे देखें 15th, नो ट्रेड डील टॉक, और ट्रेड डील भी नहीं करेंगे भाई। क्या एक मिनट ज़रा, ये क्या है? 15 स्लाइड सर दिखाएंगे इंडिया टुडे, नो ट्रेड डील टॉक, ट्रेड डील पे भी बात नहीं करनी हमने, और यूएस मीडिएशन बिहाइंड पाकिस्तान ट्रस्ट। पीएम गेट्स ब्लंट विद ट्रंप, खुल के ब्लंट हो गए, कॉलम पर ग्लू हुई है, पता नहीं क्या होगा, खुदा जाने, बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो कोई रास्ता अमन का, शांति का पाकिस्तान इंशाल्लाह निकालेगा पाकिस्तान। और मैं बहुत दुआ गो हूँ कि ये मीटिंग आज की मुलाकात कामयाब जाए, अच्छी जाए, खैर की खबर आए पाकिस्तान के लिए भी, ख़त्े के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और हम कोई ऐसा रोल प्ले कर सकें जिसमें जो भी तनाव और जंगें बढ़ने जा रही हैं इस ख़त्े में, उसमें पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। और आर्मी चीफ जो है वो उनकी मीटिंग एक अच्छी मुलाकात साबित हो, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारी ख़त्े और दुनिया के लिए। और अल्लाह ताला जो है वो ये जिस तरफ जा रहे हैं सारे, इनको अल्लाह ताला रोके। और जी हम तो दुआ कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।